नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना हालिया है। प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश, जिला कानपुर देहात, थाना बिल्हौर। बिल्हौर में एक गांव है अरौल। 4 फरवरी 2024 को अरौल गांव के ग्राम प्रधान अक्षय कुमार कटियार ने थाना प्रभारी को फोन किया कि साहब, हमारे गांव में एक 9 साल की बच्ची को उसकी सौतेली मां पिछले 2 घंटे से मार रही थी। वो चिल्ला रही थी बार बार, लेकिन उसकी मां के डर से कोई उसको बचाने नहीं गया, क्योंकि कोई बचाने जाता तो वो पुलिस में हमेशा शिकायत करती थी, तरह तरह के आरोप झूठे लगाया करती थी। लेकिन अब धीरे धीरे पूरा गांव इकट्ठा हो गया है और हम लोग उसे देखने जा रहे हैं कि भीतर उसकी क्या हालत है, उस 9 साल के बच्ची की। क्योंकि काफी देर से अब उसकी कोई आवाज बाहर नहीं आ रही है। फोर्स लेकर आप तुरंत आ जाइए, क्योंकि हम लोगों के अकेले भीतर जाने पर बच्ची की मां, जो सौतेली मां है फरजाना, वो हम लोगों के ऊपर उल्टे सीधे आरोप लगा सकती है। बहरहाल पुलिस पहुंच गई फौरन। तब तक अक्षय कुमार कटियार और उनके साथ मोहल्ले के करीब 100 लोग फरजाना के घर में, फरजाना के पति अनीस, उनके घर के भीतर घुस गए और उनसे पूछा कि बच्ची कहां है जिसको इतनी देर से तुम मार रही हो। फरजाना ने इधर उधर की बात की कि वहां चली गई, भाग गई, फलाना हुआ ढिकाना हुआ। उसने कहा कि पूरा मोहल्ला अपने छतों से, छज्जों से झांक कर देख रहा था। अगर वो भागी होती तो सबको पता लगता। फरजाना जोर जोर से चिल्लाने लगी कि वो पहले भी भागी थी और आप लोग करेंगे तो मैं अभी पुलिस बुलाती हूं। बहरहाल कुछ जिज्ञासु बच्चे जैसे होते हैं, वो पूरे घर को उन्होंने छान मारा। छत पर जब पहुंचे तो बड़ी जोर से चिल्लाए कि साहब, यहां मरी पड़ी है। प्रधान जी लोगों को लेके ऊपर छत पर गए। छत पर कुछ बालू इकट्ठा रखी हुई थी, उसके अगल बगल ढेर सारी सूखी लकड़ियां रखी हुई थी। सूखी लकड़ियों के नीचे उसके हाथ पैर हिले होंगे। जो बच्चे ढूंढने गए थे उनकी नजर पड़ी, उसको फौरन उस सूखी लकड़ियों के ढेर के नीचे से निकाला। तेजी से नीचे आए। प्रधान ने गाड़ी मंगवाई, गाड़ी से उसे फौरन पास के अस्पताल ले गए। लेकिन अस्पताल पहुंचते पहुंचते बच्ची ने दम तोड़ दिया। पुलिस लोगों में बड़ा गुस्सा। पुलिस ने फौरन पहला काम किया, सौतेली मां फरजाना और बाप अनीस को थाने की गाड़ी में बिठाकर वहां से थाने के लिए रवाना कर दिया। 2 कारण थे। एक, कहीं ये भीड़ में भाग न जाएं। दूसरा, कहीं भीड़ इन दोनों पर हमलावर न हो जाए, क्योंकि इन लोगों ने बच्ची के साथ जो अत्याचार पिछले काफी दिनों से ये लोग कर रहे थे, सभी उस बात को जानते थे। जब विस्तृत जांच पड़ताल शुरू हुई तो कुछ बातें तो प्रधान ने बताई, जो उनको गांव के लोग अलग अलग समय पर बताते रहे हैं, और कुछ उनके पड़ोसियों ने बताई। पूरी बात यूं पता लगी कि अनीस की पत्नी मीरा, पहली पत्नी मीरा थी, जिसकी मौत 7 साल पहले हो गई थी। इसके बाद अनीस
बिहार से 5 साल पहले फरजाना को खरीद कर ले आया था। सौतेली माँ सौतेली माँ बच्चों की देखभाल तो दूर की बात है कि उनको इतनी यातनाएं देती थी कि गांव वालों की रूह कांप जाती थी। इतनी यातनाएं देती थी। आगे बताया उन लोगों ने कि अनीस प्यारेलाल डिग्री कॉलेज की जो वाहन है उनका जो कॉलेज का अपना वाहन है, उसको चलाता था और उनके रोल्स पर था, उनके यहां नौकरी करता था। मीरा से उसके 4 संतानें हुई। गुलफशा, फरजाना, रेहाना और रेहान, यानी 3 लड़कियां और 1 लड़का। मीरा की मौत 7 साल पहले हो गई और मौत के 2 साल बाद ही अनीस ने यह कह के कि हमें अपने बच्चों की परवरिश के लिए एक अदद महिला की आवश्यकता है, मैं काम धाम करके बच्चों के लिए 2 रोटी का जुगाड़ करूं कि इनकी घर में रह के परवरिश करूं। इस प्रीटेक्स्ट पे, यानी इस बहाने से दलालों से संपर्क करके बिहार की एक महिला को उसने 20,000 रुपए देकर खरीदा, घर में लाकर उसको स्थापित किया और पति पत्नी की तरह रहने लगे। थोड़े दिनों में ही असलियत धीरे धीरे सामने आने लगी। फरजाना के अनीस से एक बच्ची भी थी और ये 4 बच्चे, रेहान लड़का था और गुलफशा और फरजाना ये दोनों बड़ी थी, रेहाना सबसे छोटी थी। जो लड़कियां बड़ी थीं वो 12-14 साल की थीं। वो अपना भला बुरा समझने की स्थिति में थीं, तो वो अपनी सौतेली मां फरजाना को अवॉइड करती थी। लेकिन रेहाना को वो बहुत मारती थी और उसको बाहर भेज देती थी, कस्बे के बाहर, कि जाओ दिन भर में भीख मांग कर ले आओ। बड़ी लड़कियों को वो भीख मांगने के लिए भेज नहीं सकती थी, तुरंत गांव में शिकायत हो जाती। जिस दिन वो कम पैसे भीख मांग के ले आती थी, उस दिन उसको बहुत ज्यादा मारती थी, मार मार के उसे अधमरा कर देती थी। गांव वालों ने बताया कि फरजाना इतना दुर्व्यवहार करती थी सबके साथ, और सबसे ज्यादा तो दुर्व्यवहार उसने अपनी सास यानी अनीस की मां के साथ किया। उसे इतना प्रताड़ित किया, इतना मारा पीटा कि वो घर छोड़कर अपनी बेटी के यहां चली गई। शुरू में फरजाना के आने के बाद भी अनीस अपने पहली पत्नी यानी मीरा के 4 बच्चों का ख्याल रखता था। इस बात से फरजाना बहुत चिढ़ गई। उसने ये कहा कि तुम इन्हीं का करते हो, इन्हीं के सारा जमीन जायदाद इन्हीं को लिख दोगे, हमारा गुजारा कैसे होगा, हमारी भी एक लड़की है। और अभी जबरन उसे प्रताड़ित करके 1 बीघा खेत की रजिस्ट्री फरजाना ने अपने नाम करा ली थी। घटना वाले दिन की बात और बाकी लोगों ने बहुत ये बताया कि पहले जब भी वो बच्ची को मारती थी या किसी बच्चे को मारती थी, बच्चे चिल्लाते थे तो लोग दौड़ कर आते थे, जैसे महिलाओं का होता है, भाई क्यों मार रही हो। 4 लोग खड़े हो जाते थे। धीरे धीरे लोगों ने खड़ा होना भी बंद कर दिया। रेहाना कहने लगी कि हमारे बीच में कोई बोलेगा उसके खिलाफ मुकदमा लिखवाऊंगी, और 2-1 लोगों ने जिन्होंने हिम्मत की उनके खिलाफ एप्लीकेशन भी वो थाने पर दे आई। 4 तारीख की यह घटना थी। 2 तारीख को
फरजाना ने बच्ची रेहाना की जमकर पिटाई की थी और भीख मांगने जाने के लिए कहा था। कम पैसे लाने और मना करने पर उसे गर्म चिमटे से दागा था और उसके बाद उसका सिर दीवार में भिड़ा दिया था और डंडों से जमकर पीटा था। मोहल्ले का कोई भी आदमी, टोला पड़ोस का कोई आदमी या औरत उस बच्ची को बचाने नहीं आए। इसी दहशत में बच्ची ने शाम को उसने घर छोड़ दिया और घर से भाग गई। 9 साल की रेहाना पूरी रात गायब रही। सवेरे सवेरे गांगूपुर में बच्ची मिली तो दोबारा पिटाई करी उसकी की कि कैसे तू घर छोड़ के भाग गई। जहां मिली वहां के लोगों ने इसे फिर घर छोड़ दिया। वो मना करती रही कि घर नहीं जाऊंगी, अम्मी मारेगी, लेकिन फिर भी लोगों ने कहा भाई बच्चा है, गुस्सा होकर आया होगा, उसे घर छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ के लोग गए उसकी फिर डंडों से पिटाई हुई। फिर वो वहां से भागी और सरसों के खेत में छिपकर बैठ गई। जब बहुत ठंड लगने लगी उसे, आप समझ रहे हैं कि 2 फरवरी को कितनी ठंड उस समय थी। जब उसे बहुत ठंड लगने लगी तो वो वहां से बाहर निकली और गांव के ही अपने किसी जानने वाले के यहां चली गई। उन्होंने फिर कहा कि भाई अभी वो आएगी तेरी माँ और हम लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाएगी, लिहाजा मैं तुमको वहीं ले जाकर छोड़ देता हूं। और उसको सांत्वना देने के लिए ये कहा कि तुम चली जाओ या मैं छोड़ दूं, अब वो तुमको नहीं मारेगी। और जैसे ही रेहाना घर पे पहुंची, फरजाना का कहर टूट पड़ा। उस समय अनीस भी घर पर मौजूद था, लेकिन उसको बचाने की जगह वो खुद मारपीट के लिए उसने फरजाना को उकसाया। पहले उसे डंडों से इतना पीटा कि वो बदहवास हो गई। इसके बाद बाल पकड़कर दीवार में कई बार पटक दिया। इससे भी उसका मन नहीं भरा तो सिर पर लोहे की रॉड से कई रॉड उसने सिर पर मारी और वो अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ी। इस बीच जब 1 घंटे तक उसकी प्रताड़ना का दौर चलता रहा तो वो जोर जोर से बचाने की गुहार करती रही। कह रही थी कि अम्मी मुझे छोड़ दो, अब मैं घर से नहीं भागूंगी, आप जो कहेंगी वो हम सब करेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि राड से सिर पर चोट लगने के बाद वो अचेत हो गई तो उसकी आवाज आनी घर से बंद हो गई। काफी देर तक घर में सन्नाटा सा छाया रहा। गांव वालों को संदेह हुआ। उन्होंने सबसे पहले अपने प्रधान को बुलाया कि आपकी प्रेजेंस में हम लोग चलेंगे, वरना ये हम लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाएगी। ग्राम प्रधान ने भी, अक्षय कुमार कटियार ने भी पहले पुलिस को बता दिया और ये भी बता दिया कि अब हम लोग जा रहे हैं देखने की बच्ची किस हालत में है, लेकिन आप लोग जरूर आ जाइए क्योंकि वो फौरन हम लोगों की शिकायत करेगी, मुकदमा लिखाने की कोशिश करेगी। पुलिस भी आई और करीब 100 आदमी जब इकट्ठा हो गए तो वो घर पर फिर टूट पड़े। पूछा, वो उसी तरह बेखौफ होकर उल्टे सीधे जवाब देती रही। गांव के लड़के हर कमरे में ढूंढा उन्होंने, बच्ची कहीं नहीं मिली। छत पर पहुंची तो छत पर लकड़ियों के ढेर के नीचे बच्ची मिली। सांस कुछ चल रही थी, बदन में कुछ हरकत थी। उसे फौरन बिना देर किए हुए अस्पताल तक पहुंचाया, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसी बीच में अनीस की दोनों बहनें भी वहां पर आ गईं, शमा और शहनाज। बाकी तीनों बच्चे शमा और शहनाज से चिपक गए, छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। फरजाना और अनीस को पुलिस उठाकर ले गई थी। बुआ उनकी समझाती रही कि बेटा अब वो लोग नहीं हैं, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो इतने दहशत में थे कि यही कह रहे थे कि अभी फरजाना आएगी, हम लोगों को भी मार डालेगी। बुआ की गोद में वो कुछ सुरक्षित महसूस कर रही थी।
दोनों बुआ लोगों ने प्रधान को बुलवाया और ये कहा कि हम इन 3 बच्चों को किसी कीमत पर यहां नहीं छोड़ेंगे। हम इसे इन बच्चों के ननिहाल अपने साथ ले जाएंगे। हम इनका पालन पोषण वहीं करेंगे। लेकिन दादी रन्नू वो रोने लगी। उन्होंने कहा, चाहे मुझे बाकी के खेत बेचने पड़े, मैं किसी भी कीमत पर इसको फरजाना के साए से दूर रखूंगी, लेकिन मेरा कोई नहीं है। मुझे पहले ही इसने बाहर कर दिया है। हम इन 3 बच्चों को पालेंगे, इनका पूरा खर्चा उठाएंगे। मेरे पास कोई कमी नहीं है। अच्छा हुआ वो जेल चली गई, और ऊपर वाला करे वो सारी जिंदगी जेल से न उतरे, न निकले। ऐसा उन्होंने सारे पुलिस वालों के बीच में, और प्रेस वालों, तब तक प्रेस वाले भी आ गए थे, और प्रेस वालों के बीच में ये बात कही। कानपुर नगर की ये बात है, कानपुर देहात में नहीं है, कानपुर नगर है। वहां के डीसीपी वेस्ट हैं विजय ढुल। उन्होंने ये बताया कि इस सिलसिले में, बच्ची की हत्या के सिलसिले में, बच्ची के मामा की तहरीर पर सौतेली मां फरजाना और पिता अनीस के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट लिखाई गई है और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करके दोनों को जेल भेज दिया गया है। विवेचना में सारे एविडेंस इकट्ठा किए जाएंगे और उम्मीद है कि फरजाना और अनीस दोनों को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। आज की घटना देखिए, ये 3-4 वर्ड सौत, सौतन, सौतेली, ये शब्द किसी से अगर आप सुनेंगे या इससे किसी को संबोधित किया जाएगा, तो शब्द सुन के ही आपको यह एहसास होगा कि इस शब्द में घृणा, बैर, झगड़ा और अटपटा व्यवहार इसमें सुनाई और दिखाई देता है। सौतन, सौतन पे बहुत ढेर सारी कथा कहानियां हैं। सौतन पर ढेर सारे लोकगीत हैं। इधर के लोकगीतों में एक बड़ा प्रचलित गीत है कि जब हस्बैंड अपने कमाने के सिलसिले में बाहर कहीं जाता है, तो तय होता है कि फलां तारीख को फलां ट्रेन से जाएगा, तो वो उस ट्रेन पर अपना बोर्ड करता है और चल देता है। उसकी पत्नी जो है उस रेल को सौतन कहती है कि रेलिया सौतन पिया को लिए जाए रे। शब्द का इतना, इस शब्द का इतना नेगेटिव सेंस है। सौत, सौतन और सौतेला, जब भी आपके किसी ने बताया कि अरे फला तो सौतेले पिता हैं या सौतेली माँ हैं या सौतेले भाई हैं, तो आपके मन में तुरंत खटक उठेगी कि इसमें जरूर, मतलब ये शब्द सुनने में ही अच्छा नहीं लगता है, और प्रैक्टिकल में तो आप आज देख ही रहे हैं। मतलब कुछ अपवादों को अगर छोड़ दें तो सौतेली माँ, सौतेले बाप, सौतेली भाई बहन और दूसरी पत्नी यानी सौतन, इन रिश्तों में जलन, घृणा, ईर्ष्या, चिढ़, यही इसमें सन्निहित होता है। और इसकी हजारों हजार कहानियां अटी पड़ी हैं समाज में, सौत, सौतन या सौतेले रिश्ते को लेकर। और ये जो चिढ़ने का कारण है, जलने का कारण है, ईर्ष्या का कारण है, जलन का कारण है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि ये प्रॉपर्टी और धन में हिस्सा बटाएगा। सौतेले भाई को देखकर ये जलन है कि सब कुछ मेरा था, ये आ गया तो आधा ले लेगा। सौतेली बहन को देखकर ये जलन है कि मेरी शादी में जितना पैसा खर्च होता, आधा इसकी शादी में खर्च करना पड़ेगा। सौतन तो खैर सौतन ही है कि पति का प्यार हमको पूरा मिलना चाहिए थे, ये आ गई है, ये आधा बांट लेगी। तो सब कुछ में हिस्सा ले जाने की आशंका ने इस रिश्ते को खराब किया है।
इस रिश्ते को बुरा नाम दिया है। इस रिश्ते में घृणा और ईर्ष्या की बात सामने आती है, या घृणा और ईर्ष्या की बदबू इसमें आती है। और इसीलिए जैसे ही इस रिश्ते में कोई नया आता है, सौतेले रिश्ते में, उसी दिन से साजिशें शुरू होती हैं, ताने बाने बुने जाते हैं, ताने दिए जाते हैं। और आज की घटना में तो सारी हदें पार कर दी फरजाना ने। अपनी बच्ची को पूरा हिस्सा दिलाने के चक्कर में, ऐसा ही सौतेले रिश्तों में होता है, 4 बच्चों में से एक को इतना मारिए कि बाकी सब खौफ में आ जाएं। एक मासूम को इतना प्रताड़ित करना, फिर उस मासूम का चीखना चिल्लाना, बचाने की गुहार लगाना, जरा सोच कर देखिए। 9 साल की बच्ची चीख चीख के चिल्ला रही हो, छोड़ दो, मत मारो, मर जाऊंगी, पूरा कहना मानूंगी, कभी नहीं भागूंगी, अब छोड़ दो अम्मी। लेकिन फिर भी बहरों की इस बस्ती में कोई निकल कर नहीं आया। कोई निकल कर नहीं आया कि उस बच्ची के करुण क्रंदन से उसका पौरुष जगा हो। अगर महिला थी तो उसका बल जगा हो कि जाती हो रही है, हमें चल के इसे बचाना चाहिए। कोई नहीं आया। और जब आया तो इकट्ठा होकर आया कि कहीं फरजाना हमारे खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा दे। जब 100 आदमी इकट्ठा हुए तब भीतर घुसे, लेकिन तब तक उस मासूम की मौत हो चुकी थी। मतलब गलतियां अगर आप देखें तो सारी गलती तो बाप की है, अनीस की। कह के तो वो ये ले आया खरीद कर एक महिला को कि हमें 4 बच्चों की परवरिश के लिए महिलाएं ही परवरिश कर सकती हैं, एक घर में महिला होना आवश्यक है, तो खरीद के ले आया। फिर इतना उसके वश में हो गया कि उसकी अपनी औलादों को उसकी आंखों के सामने उनके साथ अमानवीय हरकतें की जाती रहीं, लेकिन उसने कभी इसका प्रतिरोध नहीं किया। आंखें फेर लीं कि उनके साथ क्या हो रहा है। और उससे ज्यादा भी जो जिम्मेदारी है या इस पूरी घटना की, वो उन टोला पड़ोसियों की है, जो आंख भी बंद किए रहे, कान भी बंद किए रहे, सुनने को तैयार नहीं थे कि किसी की चीख पुकार सुनाई दे रही है। और सिर्फ इसलिए कि वो बार बार धमकाती थी कि हमारे बीच में जो बोलेगा मुकदमा लिखवाऊंगी। किसी की जान जा रही है, कोई बच्ची इतना करुण क्रंदन कर रही है, पत्थर भी पिघल जाए, लेकिन जाएंगे तो कुछ न कुछ हमारे खिलाफ लिखवा देगी। सबको लेके जाएंगे, और सब क्या, जब 100 लोग इकट्ठा हो गए तब ये लोग वहां के लिए चले। इतना खौफ उस महिला का। देखिए, अत्याचार को देखकर या अत्याचार को सुनकर और जो चुपचाप बैठे रहें, कोई रिएक्शन उनके मन में दिमाग में न हो, तो आधे पाप का जो आधा प्रतिफल है, पाप के उतने ही भागीदार वो लोग भी होंगे जो अपराध को, जो अत्याचार को देखने और सुनने के बाद भी उस पर कोई प्रतिरोध नहीं करते। अगर लोग इकट्ठा होकर, हम कह रहे हैं 4 ही लोग आते, तो कम से कम बच्ची की जान नहीं जाती। चलो, तुम्हें इतना डर था उस महिला का, तो 112 नंबर पर डायल तो करते, पुलिस आती जरूर। और अगर पुलिस आ गई होती तो बच्ची की जान, यकीन करिए, बिल्कुल बच जाती। लेकिन होते हुए अपराध को देखकर और सुनकर भी चुपचाप बैठना उस अपराध का हिस्सा बनना है। आशा है आप लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।